हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी शुरू होती है दो लड़कों के साथ। ये दो लड़के लंदन में रहते हैं और लंदन के बीचों बीच एक मकान के बाहर खड़े हुए हैं। ये लड़के देखते हैं कि उस मकान की सीढ़ियों पर अचानक से दो फुटप्रिंट्स उभर के आते हैं, जिन पे मिट्टी लगी हुई है। यानी मिट्टी की वजह से वो दो फुटप्रिंट्स उन स्टेयर्स के ऊपर उभर के आते हैं। और ये बच्चे ये देख के हैरान हैं कि वहाँ उन फुटप्रिंट्स को बनाने वाला वो पैर नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है जिसके फुटप्रिंट्स वहाँ पे छप रहे हैं। ये देख के वो बहुत सरप्राइज हो रहे हैं और फैसिनेटेड फील कर रहे हैं कि आखिर ये फुटप्रिंट्स हैं किसके और बन कैसे रहे हैं। उनको बड़ी हैरानी होती है, आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर ये हो कैसे रहा है। वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। फुटप्रिंट्स नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी स्टेप्स से जैसे कोई नीचे उतर रहा हो, इस तरह उसके फुटप्रिंट्स छपते हुए जा रहे हैं और फिर वो फुटप्रिंट्स सड़क तक पहुंच जाते हैं। बॉयज उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं, अभी भी फैसिनेटेड फील कर रहे हैं और तब तक वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं, जब तक कि वो फुटप्रिंट्स फेंट होते 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 एट लास्ट डिसअपियर नहीं हो जाते, यानी वो दिखने बंद नहीं हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पे ये फुटप्रिंट्स कैसे उभर रहे थे। तो आइए दोस्तों, मैं इसका आपको कारण बताती हूँ। असल में ये फुटप्रिंट्स एक साइंटिस्ट के हैं जिसका नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कुछ ड्रग्स लिए, कुछ मेडिसिन्स ली और उनको निगल लिया और उसकी वजह से उसकी खुद की बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। हालांकि उसकी बॉडी अभी भी उतनी ही सॉलिड थी जैसे कि ग्लास होता है, जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन वो सॉलिड होता है। इसी तरह उसकी बॉडी थी कि उसके आर पार हम देख सकते थे लेकिन वो पूरी सॉलिड थी। ये साइंटिस्ट जो ग्रिफिन है ये बहुत ब्रिलियंट था और इसीलिए इसने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ये एक लॉलेस पर्सन था, यानी इसके अपने नियम कायदे उसूल कुछ नहीं है जीवन में। इसके लिए सफलता ही सब कुछ है। उसका जो लैंडलॉर्ड है वो उसको हेट करता है उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से, इसलिए वो उसको घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन उसके हाउस में आग लगा देता है। और ये फुटप्रिंट्स जो इन बच्चों को दिखाई दे रहे हैं ये इसी समय की घटना के हैं जब ग्रिफिन उस मकान मालिक के घर को आग लगा के लौट रहा था। तो उसने अपनी इनविजिबल बॉडी के ऊपर से सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे, इसलिए उसकी बॉडी दिखाई नहीं पड़ रही थी और उसके पैरों पर जो मिट्टी जम गई थी आग लगाने के बाद, उसकी वजह से वो फुटप्रिंट्स बन रहे थे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी है और अब वो अपने कपड़े उतार करके इनविजिबल हो चुका है। अब उसके पास ना कपड़े हैं ना पैसे और वो पूरी तरह इनविजिबल है। लेकिन ये जो समय है ये मिड विंटर का टाइम है, यानी सर्दियाँ अपने पीक पर हैं और इस समय बिना कपड़ों के घूमना, ठंडी हवा उसके बदन को चीरती हुई सी महसूस हो रही है उसे, और उसे लगता है कि उसने अपने आप को इनविजिबल दिखाने के लिए या अपने आप को इनविजिबल करने के लिए ये गलत टाइम चुना है। इस समय उसको कपड़ों की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो कपड़े पहनता है तो वो सबकी निगाह में आ जाएगा और फिर उसको दोषी करार कर दिया जाएगा। अब ग्रिफिन ठंड से परेशान हो रहा है, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि मैं लंदन के किसी स्टोर में चला जाता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ी गर्माहट मिल सके। अब क्लोजिंग का टाइम पास आ रहा है, यानी स्टोर्स बंद होने का टाइम पास आ रहा है। तो जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं ग्रिफिन अपने आप को उस स्टोर में घूमने के लिए खड़ा कर लेता है। यानी ग्रिफिन पहले से ही उस स्टोर में घुसा हुआ था लेकिन वो इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए
स्टोर का कोई भी कीपर उसे देख नहीं पाता और वो शांति से कोने में बैठा रहता है। लेकिन जब क्लोजिंग का टाइम होता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ग्रिफिन उठ के खड़ा हो जाता है और वो स्टोर में घूम घूम करके वो अपने मतलब की चीज़ें ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो अपने आप को, अपनी बॉडी को कपड़े से ढकता है ताकि उसको कुछ वार्मथ फील हो, कुछ गर्माहट महसूस हो। और जब कपड़े पहन के वो बाकी बॉक्सेस देखता है तो उसमें उसको अपने मतलब की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसमें ओवरकोट, शूज़, बड़े बड़े ग्लासेस, सब चीज़ें उसको मिलती हैं और एक एक करके वो सारी चीज़ें पहन लेता है। अब उसको भूख लगी थी, इसलिए वो उस स्टोर के किचन में जाता है और वहाँ जाकर उसको मिलता है कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। और वो उन दोनों चीज़ों को हाथ में लेकर के जो स्टोर का ग्रोसरी स्टोर था उस जगह जाता है और वहाँ पे उसको थोड़ी सी वाइन और स्वीट्स भी मिल जाती हैं। तो इस तरह उसका डिनर पूरी तरह रेडी था। वो आराम से पेट भर के खाना खाता है और उसके बाद स्टोर के ही एक कोने में पाइल ऑफ क्विल्ट्स रखा था, मीन्स रजाइयों का एक ढेर रखा था, उसके ऊपर जाके शांति से सो जाता है। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहता अगर ग्रिफिन रात को आराम से सोने के बाद सुबह स्टोर कीपर्स के आने से पहले सही समय पर उठ गया होता। लेकिन थका मांदा ग्रिफिन जब सोया तो उसको होश ही नहीं रहा और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जो स्टोर के असिस्टेंट्स हैं उन्होंने अंदर एंटर करना शुरू कर दिया था। और चूंकि उसने कपड़े पहन रखे हैं इसलिए सब उसको देख के चौंकते हैं और इसलिए वो घबरा करके स्टोर से बाहर भागना शुरू कर देता है। और नेचुरली वो जो असिस्टेंट्स हैं वो उसको चेज करते हैं, उसका पीछा करते हैं। तो ग्रिफिन को लगता है अब एकमात्र तरीका इन लोगों से पीछा छुड़ाने का यही है कि मैं अपने कपड़े उतार दूं ताकि मेरी बॉडी फिर से इनविजिबल हो जाए और ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। और ग्रिफिन यही करता है, एक एक करके वो अपने सारे कपड़े हवा में उछालना शुरू कर देता है और वापस वो इनविजिबल हो जाता है और उस जनवरी की ठंडी हवा के साथ वो अपने आप को फिर से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। अब वो ये डिसाइड करता है कि मुझे कोई थिएट्रिकल कंपनी देख लेनी चाहिए जहाँ से ना मुझे सिर्फ कपड़े मिल जाएं बल्कि जो मेरे शोल्डर्स के ऊपर वाला पोर्शन है, मीन्स जो फेस का पोर्शन है, उसको भी मैं किसी तरह से कोई अपीयरेंस दे सकूं। क्योंकि होता यह है कि जब वो कपड़े पहन लेता है और सर पे हैट रख लेता है तो बाकी बॉडी तो दिखने लगती है लेकिन फेस वाला हिस्सा अभी भी इनविजिबल रहता है क्योंकि उसके फेस पर दिखने लायक कुछ चीज़ नहीं होती। तो वो सोचता है कि मैं कोई थिएट्रिकल कंपनी में जाके अपने लिए कुछ सामान देखता हूँ। वो यही करता है, एक थिएट्रिकल कंपनी ढूंढता है और वो ऊपर उसका स्टोर था उस कंपनी का, उस स्टोर में जाता है और वहाँ पे वो अपने लिए सामान ढूंढता है। तो अपने आप को इनविजिबल से विजिबल बनाने के लिए वो सबसे पहले अपने फोरहेड पे बैंडेजेस बांधता है, डार्क ग्लासेस पहनता है, एक फॉल्स नोज यानी एक नकली नाक लगाता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स यानी कि जो कलमों के नीचे का हिस्सा होता है वो, और दाढ़ी, ऐसी नकली दाढ़ी मूछें पहन लेता है और एक बड़ी सी हैट लगा लेता है। इस तरह से वो अपना फेस को एक अपीयरेंस देता है। कपड़े पहनने के बाद उसका फेस एक नॉर्मल इंसान की जैसा दिखने लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि उस थिएट्रिकल कंपनी से वो बाहर कैसे आए। इसके लिए वो जो शॉपकीपर था उसके पीछे जाके उसको बिल्कुल बुरी तरह से उसके पीछे सर पे से अटैक करता है और उसको बेहोश कर देता है और उसके काउंटर पे जितने भी पैसे रखे थे वो सारे पैसे वो लूट लेता है। अब ये सोचना है उसे कि अब आगे वो क्या करे। उसके पास पैसे भी हैं और अपने फेस को उसने एक अपीयरेंस भी दी है, कपड़े पहनने के बाद एक नॉर्मल इंसान वो दिखने लगा है। इसलिए वो लंदन से दूर एक विलेज है आइपिंग विलेज में अपने लिए एक लोकल इन में 2 रूम्स बुक करा लेता है और आइपिंग शहर गांव में पहुंच जाता है। अब विंटर के इस सीजन में आइपिंग में उस सराय में उस इन में कोई भी ट्रैवलर आता नहीं है, रुकता नहीं है। इसलिए जब एक अनकॉमन सा अपीयरेंस वाला बंदा वहाँ जाके रुकता है तो ऑब्वियसली वहाँ का जो इन कीपर है और उसकी मिसेज
यानी उसकी वाइफ, वो दोनों हैरान होते हैं कि इस समय ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया है, और वो भी एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसकी अपीयरेंस एकदम अनकॉमन है। बैंडेज है, फॉल, नाक अजीब सी है, बड़ी सी दाढ़ी है, बड़ी सी हैट पहनता है, यानी बहुत अनकॉमन सा दिखता है वो जो इनकीपर की वाइफ है वो ग्रिफिन के साथ बातचीत करके फ्रेंडली होने की कोशिश करती है ताकि वो उसके बारे में सब कुछ पता लगा सके। लेकिन ग्रिफिन ये कह के टाल देता है कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, यानी मैं आइपिंग आया ही इसीलिए हूँ कि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। आई डो नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता बिल्कुल भी। और साथ ही साथ मुझे एक एक्सीडेंट होके चुका है जिसकी वजह से मेरा फेस बिगड़ गया है, इसलिए अब मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। साथ ही साथ वो जो इनकीपर है उसकी वाइफ को ये भी बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और अपने जो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहा था उसी के दौरान उसको कुछ एक्सीडेंट फेस करना पड़ा जिसकी वजह से उसका फेस खराब हो गया है। तो जब उसको लेडी को ये पता चलता है कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है तो वो सेटिस्फाई हो जाती है। और एक दूसरा रीज़न ये भी था कि ग्रिफिन ने सारा की सारा अमाउंट जो उन 2 रूम्स का रेंट का उसका बनता था वो अमाउंट उसने एडवांस पे कर दिया था। तो वो लेडी जो है वो थोड़ी ग्रीडी थी और जब उसे सारा पैसा एडवांस में मिल जाता है तो वो अपनी सारी जो क्वेश्चंस थे उनको साइड में डाल देती है और सेटिस्फाई हो जाती है। अब ग्रिफिन आराम से उस इन में रह रहा है, लेकिन थोड़े ही समय में जो उसने स्टोर से पैसा चुराया था वो पैसा ख़त्म हो जाता है। अब वो फिर परेशान होता है और वो बीच बीच में बातचीत में वो जो इनकीपर है उसकी वाइफ मिसेस हॉल उनको बता देता है कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसका एक चेक आने वाला है जो किसी भी क्षण वहाँ आ सकता है और उसके पास तब पैसे आ जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अब ग्रिफिन के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, उसे कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना है। इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो उस इनकीपर के पास से ही वो पैसे चुरा लेगा। इसके लिए वो इनकीपर का जो स्टडी है वहाँ पे उसकी डेस्क रखी रहती है जिसमें वो इनकीपर सारे पैसे जो उसे इन से मिलते हैं वो इकट्ठे करता है। जब ग्रिफिन को ये पता चल जाता है कि यहाँ इसके पैसे रखे रहते हैं तो वो उस रूम में जाता है और सुबह सुबह वो पैसे निकालने लगता है। उन पैसों की खनखनाहट से, उन पैसों की आवाज़ से उस इनकीपर और उसकी वाइफ की नींद खुल जाती है और वो उस रूम में जा कर के जब एकदम से दरवाज़ा खोलते हैं, हाथ में गन है और वो बोलते हैं सरेंडर, कि जो भी है अंदर वो अपने आप को सरेंडर कर दे। लेकिन उनको ये जान के बहुत हैरानी होती है, जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर कोई नहीं था। वो बहुत हैरान होते हैं कि बिना किसी के अंदर हुए आवाज़ कैसे आई। वो उसको हर जगह ढूंढते हैं, अंडर द डेस्क, बिहाइंड द कर्टेन्स, इवन अप द चिमनी, यानी चिमनी के ऊपर भी वो उसको ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, डेस्क का जो ड्रॉर है वो ज़रूर खुला हुआ है और जो उसमें पैसा रखा था दैट वॉज मिसिंग। अब वो पैसा वहाँ नहीं है। तो जो इनकीपर है वो कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो अजीब सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। सारा दिन वो इसी बात को सोचने में निकाल देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर किसी के अंदर जाए मेरा पैसा गायब हो गया। और अगले दिन सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तो वो देखते हैं ग्रिफिन का दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है। आमतौर पे ये होता था कि ग्रिफिन अपना दरवाज़ा मोस्टली बंद रखता था, यहाँ तक कि लॉक करके रखता था, जैसे कि वो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता। लेकिन आज उसका दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ देखकर उन दोनों को लगता है ये बहुत अच्छा मौका है उसके बारे में कुछ जानने के लिए। अब जब उस दरवाजे में वो अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है और जब वो बिस्तर, जो ग्रिफिन का बिस्तर था, उसे मिसेस हॉल छू के देखती हैं तो वो बिस्तर ठंडा था। इट मीन्स वो ये समझ जाती हैं कि ग्रिफिन यहाँ से काफ़ी देर पहले उठ चुका है। अब आसपास वो देखती हैं कमरे में तो उनको दिखता है कि जो बैंडेजेस ग्रिफिन पहनता था उसकी वो सारी बैंडेजेस और कपड़े उस फर्श पे पड़े हुए हैं। वो ये जानकर हैरान भी होती हैं कि ये आज अजीब सा क्यों हो रहा है इसका कमरा। ये सोच ही रही होती हैं तभी अचानक से जो कैप
ग्रिफिन पहनता था वो कैप उसके बेड पोस्ट पे यानी पलंग के सिरहाने पे रखी हुई थी। अचानक से वो हैट उछलती है और मिसेस हॉल के चेहरे पे आके लगती है। मिसेस हॉल हड़बड़ा जाती हैं और अचानक से उस कमरे में रखी हुई एक चेयर हवा में उठती है और इन दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ उड़ने लगती है, उन पे अटैक करने लगती है। ये दोनों घबरा जाते हैं और रूम से बाहर निकलते हैं और ऐसा लगता है कि उनके कमरे से बाहर निकलते ही वो चेयर ने कस के दरवाजा जोर से बंद किया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मिसेस हॉल जो है घबराहट में सीढ़ियों से गिरते गिरते बची और सारा दिन वो ये सोच के परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चेयर अपने आप से उठ के हमला कैसे कर सकती है, कोई हैट अपने आप से मुझ पर हमला कैसे कर सकती है। सारा दिन वो यही बड़बड़ाती रहती हैं कि हो ना हो इस कमरे में किसी भूत का साया है और जो हमारा साइंटिस्ट था वो किसी न किसी तरह से इन चेयर्स में फर्नीचर में एंटर कर गया है और इसीलिए ये फर्नीचर जो है मुझ पे अटैक कर रहा है। अब ग्रिफिन एक गलती करता है कि वो बंद दरवाजे के अंदर से कपड़े वपड़े पहन के बाहर आता है और थोड़ी ही देर बाद जा करके मिसेस हॉल को पैसे देता है और कहता है कि मेरा चेक आ गया है और ये लीजिए पैसे। लेकिन जब पड़ोसियों को ये बात पता चलती है कि मिसेस हॉल के घर में चोरी हुई थी, उनकी डेस्क से पैसे चुराए गए थे जबकि वहाँ कोई था भी नहीं, और उसके बाद फर्नीचर वाली कहानी कि अचानक से कुर्सी उड़ी और उसने मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड पे हमला किया, ये सारी कहानी जब नेबर्स को पता चलती है तो विस्परिंग शुरू हो जाती है और उन लोगों का सीधा सस्पिशन उनका जाता है उस साइंटिस्ट के ऊपर यानी ग्रिफिन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये बात उठने लगती है कि ज़रूर ग्रिफिन का ही इन सारी घटनाओं के पीछे कोई हाथ है। इस तरह से जब ये बातें उड़ने लगती हैं तो उस शहर का, उस गांव का जो कांस्टेबल था उसको इस काम पर लगाया जाता है कि जा कर के ग्रिफिन को पकड़ लाइए। मिसेस हॉल बहुत ही इम्पेशेंट थी, वो कांस्टेबल का वेट ही नहीं करती हैं, वो सीधे ग्रिफिन के पास जाके खड़ी हो जाती हैं और उससे पूछती हैं कि ये बताओ तुम बंद कमरे से बाहर कैसे आए, जब ये दरवाज़ा लॉक था तो तुम इसके अंदर गए कैसे, जब हमने इस दरवाजे के अंदर देखा था तो यहाँ कोई भी नहीं था, जब तुम यहाँ थे ही नहीं तो बाद में आए कैसे। ये बात सुन करके ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है आप जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहकर अचानक से वो अपनी हैट उतारता है और धीरे धीरे अपनी बैंडेज खोलना शुरू कर देता है और जैसे जैसे बैंडेज खुलती जाती है वो इनविजिबल, उसका फेस जो है वो इनविजिबल होने लगता है। ये घटना हो रही है उस जगह, उस इन की बार में, यानी उस इन से सटी हुई एक बार है जहाँ पे लोग बैठ के वाइन विस्की वगैरह पीते हैं। उस जगह पर ग्रिफिन अपनी हैट और अपना जो उसने फोरहेड के ऊपर बैंडेज बांध रखी थी वो उतारना शुरू करता है। वहाँ जितने भी लोग थे वो उसको इनविजिबल होता देख करके घबरा जाते हैं और बीच में परेशान होने लगते हैं। अब वो कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स, जिसको ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए काम पर लगाया गया था, वो वहां पहुंचता है और ये देख के हैरान हो जाता है कि उसे जिस आदमी को अरेस्ट करना है उसके पास तो हेड ही नहीं है। द मैन इज विदाउट अ हेड। वो बहुत सरप्राइज्ड होता है, लेकिन जेफर्स एक बहुत अच्छा और ईमानदार पुलिस वाला है, उसको उसकी ड्यूटी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसका मानना ये है कि अगर मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है तो उस पर्सन को अरेस्ट होना ही पड़ेगा, चाहे उसके पास हेड है या नहीं है, मतलब उसके पास सिर हो या ना हो, लेकिन उस पर्सन को मैं अरेस्ट करके रहूंगा। अब कांस्टेबल ग्रिफिन के पास पहुंचता है और उसको अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन ग्रिफिन सारे कपड़े धीरे धीरे करके उतारता है और लास्ट में एक शर्ट उड़ते हुए कांस्टेबल की तरफ आती है और ग्रिफिन पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है। कांस्टेबल अंदाज से उसको पकड़ता है और उसको अपने काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन उसको मुक्के मार करके बेहोशी की हालत तक पहुंचा देता है। जब आसपास के लोग ये देखते हैं कि कांस्टेबल इस व्यक्ति को पकड़ना चाह रहा है और वो इनविजिबल होता जा रहा है तो वो भी उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिफिन किसी के काबू में नहीं आता और सबको मुक्के मार के वो भगा देता है और जो कांस्टेबल बेहोश होने के कगार पे था उसको वो लास्ट में एक मुक्का मार के उसकी पकड़ से छूट जाता है और भाग जाता है। और लास्ट में सीन ये है कि अभी तक कांस्टेबल ग्रिफिन को पकड़ नहीं पाया है।
तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी ग्रिफिन द साइंटिस्ट की, जो कि इनविजिबल होकर के अपनी बॉडी को इनविजिबल बनाने के बाद उसका मिसयूज करता है, क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन है। उसका कोई ईमान नहीं है, वो केवल सफलता के पीछे भागने वाला व्यक्ति है। उसके लिए उसे कोई भी अपराध करना पड़े वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। तो फ्रेंड्स, ये एक साइंस फिक्शन की कहानी थी और आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, और अब मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी मेरी स्टोरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और आगे अपनी प्रिपरेशंस कर सकें।